चलिए, आप लोगों के सामने अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टूल बायोलॉजी का, जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज के मॉडर्न एरा में जो यह बायोलॉजी का ये टेक्निक है, एक ग्रुप ऑफ टेक्निक है जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो वैक्सीन के डेवलपमेंट पे हो या फिर किसी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हम लोग बायोलॉजिकली, जैसे कि इंसुलिन, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना वाला हूं, और इसके आगे वाले सीरीज में मैं एक एक कर करके बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से टेक्निक्स हैं, उसको किस तरह से बायोलॉजी में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग भी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। तो वाकई में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या? देखो, सबसे पहले एक बात हम समझने की कोशिश करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम किसको बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम उनको बोलेंगे जैसे कि मैंने एक डीएनए आइसोलेट किया, ठीक। डीएनए मेरे को किसी ऑर्गेनिज्म में उसके डीएनए में कुछ प्रॉपर्टीज नजर आई, तो मैंने क्या किया, उस ऑर्गेनिज्म से मैंने डीएनए को आइसोलेट कर दिया। अब इस डीएनए को मैं अगर वो मैं एक ह्यूमन सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो जीन किसी तरह एक ह्यूमन बीइंग में आ जाए तो वह क्या होगा, वो उन कैरेक्टर्स को डेवलप करने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो होगा क्या कि एक जो डीएनए है जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का है, और दूसरा जो डीएनए जिसमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे कि ग्रोथ के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ना, इस जीन से ग्रोथ प्रोटीन्स बनेंगे। तो इस जीन को मैं इस ह्यूमन सेल्स के जीनोम में फिलहाल मैं इस तरह से डिनोट करवा रहा हूं। खैर, मैंने भी यहाँ पे लेबलिंग वेक्टर कही है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा डीएनए जिसमें कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, जो यूजफुल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, है ना, या फिर कुछ और कारण से हम उस डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, उसका इंसर्शन हम ह्यूमन जीनोम में कर दे, है ना। तो उस कंप्लीट सेटअप में ह्यूमन जीनोम प्लस जो डीएनए हम लोगों ने इंसर्ट कराया है, वो इंसर्शन वाला भी प्रोडक्ट प्रेजेंट रहेगा। उस डीएनए को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको प्राप्त करना है, बनाना है, तो आप कौन कौन से स्टेप्स यूज करेंगे? सबसे पहली बात, आपको डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। जिस कैरेक्टर्स को आपको स्टडी करवाना है और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट करवाना है उस डीएनए को, तो आपको सबसे पहले उस डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करके आपको डालना होगा। किसमें डालना होगा? एक आपके टारगेट ऑर्गेनिज्म में, जहां पे आपको उसको एक्सप्रेस करवाना है, ठीक। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप पूरे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तभी आप जानेंगे कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन सा है, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, है ना, उसको रिकंबाइन करेंगे किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक, ताकि वो कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस हो जाए, है ना।
तो अब आप देखिए, वैक्सीन डेवलपमेंट आप समझ सकते हैं कि अगर मैं फिलहाल अभी कोविड-19 का वैक्सीन आप लोगों को बनाना है, मान के चलिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस वायरस का जिस डीएनए की स्टडी पहले करेंगे जिससे वह वाकई में कोरोना बीमारी को फैलाता हो, उसको आप आइडेंटिफाई किए कि हाँ ये वाला डीएनए, उसको आप आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उसको आप क्या करेंगे, उसको आप नॉन विरुलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। पहले वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। ऐसा डीएनए बनाएंगे जो कि रहेगा किसका, कोविड-19 वाले वायरस का, कोरोना वायरस का। लेकिन अब जो डीएनए है मैंने उसको नॉन विरुलेंट या फिर वो इन्फेक्शन कॉजिंग वाला नहीं बनाया है। अब उस डीएनए को मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा अपने शरीर में, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम पहचान जाएगा क्या कि इस प्रकार का कोई डीएनए है। जब भी एक आएगा तो हमको एनकाउंटर करना है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना है। उसी तरह से आपने इसी पूरे सेट ऑफ टेक्निक्स को आपने डीएनए आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया, रिकम्बाइंड किया, ताकि न्यू कैरेक्टर्स जो है वो उस ऑर्गेनिज्म में आ जाए। इसी को बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किए हैं, वो है पॉल बर्ग, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले एन कोहेन। तो इन तीन साइंटिस्ट के इन्वेंशन से हमको ये कॉन्सेप्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पता चले। पॉल बर्ग की बात करते हैं। पॉल बर्ग जो है वह सबसे पहले इनकी स्टडी हुई किसमें, इन्होंने SV40 वायरस का डीएनए लैम्बडा फेज में इंसर्ट कर दिया। हम लोग को हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो आप बोल सकते हो कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक, तो SV40 वायरस का डीएनए लैम्बडा फेज में इंसर्ट कर दिया, इन्होंने सबसे पहले ये करके देखा। उसके बाद हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले एन कोहेन ने यह बताया कि हम किसी फॉरेन सेल्स में, जैसे कि दूसरे डीएनए को जिस ऑर्गेनिज्म में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो फॉरेन हो जाएगा उसके लिए। जैसे कि अगर एक ह्यूमन बीइंग में वायरस अटैक हुआ है तो वायरस अपना डीएनए उनके ऊपर इंजेक्ट करेगा, तो उस ह्यूमन के लिए वो डीएनए फॉरेन डीएनए हो जाएगा और उस वायरस के लिए हमारा सेल फॉरेन सेल्स कहला जाएगा। तो हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले एन कोहेन ने जीन क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। तो आप लोगों के पास एक नया शब्द है जिसको अपन बोले जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग है क्या कि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, आप उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मास प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हो। आप उस डीएनए को बहुत सारे कॉपीज आप लोगों को चाहिए, तब मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब क्या है, जो आपने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया आपको ऐसे सिमिलर बहुत सारे ही चीज चाहिए, ऐसे बहुत सारे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए, तो वो कहलाएगा क्लोन्स। तो आप डीएनए का क्लोनिंग कर रहे हो, तो ऐसे सेट ऑफ टेक्निक्स जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को असेंबल करें, इकट्ठा करें और उसके रेप्लिकेशन करवा दे होस्ट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया का एक इंपॉर्टेंट जीन एंडोन्यूक्लियस मान के चलिए, एक प्रोटीन है। ठीक, अब आपको क्या कराना है ना, आपको इंसर्ट करना ह्यूमन में, है ना, या फिर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है,
उसको आप इंसर्ट करना है आपको ह्यूमन में, इस तरह से भी समझ सकते हैं आप, है ना। आपने उसको ह्यूमन में इंसर्ट कर दिया। अब आपको उस डीएनए के बहुत सारे कॉपीज बनाने हैं, ठीक। तो वो पूरा टारगेट ऐसे सेट ऑफ टेक्निक तब जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपने असेंबल किया, और इसका मतलब क्या, आपने उसको रेप्लिकेट कर दिया है, तो वो कहलाएगा आपका जीन क्लोनिंग, ठीक। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग में मदद करते हैं, है ना, और हमको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने होंगे डीएनए क्लोनिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है ना। इन स्टेप्स को चला एक एक पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करते हैं। तो स्टेप्स की हम लोग बात कर रहे थे, और स्टेप्स में हम लोग देखेंगे डीएनए क्लोनिंग में सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब आपको और क्लियर समझ में आएगा कि रिकॉम्बिनेंट का शब्द से आप क्या समझते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट जो है वो हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स है, मैं आप लोगों को पहले बता दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। इन हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे, इन हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स को अपन लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्द से काइमेरा, काइमर्स भी लोग बोलते हैं। तो काइमेरा शब्द से भी आप हाइब्रिड को समझ सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स है। सबसे पहले आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज रहेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान पे रखना है कि आपके पास ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग यूनिट प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया है तो उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वह स्वयं से, उसके पास खुद ही पावर हो कि वह रेप्लिकेशन कर सके, ठीक। नेक्स्ट, आपने जो एलिमेंट को इंसर्ट किया है, जिस डीएनए को आपने इंसर्ट किया है, कहने के तौर पे मैं आप लोगों को समझा सकता हूं कि आपने इस डीएनए को इस यूनिट में आपने इंसर्ट कर दिया। अब ये कहलाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास मतलब क्या है कि इस पूरे डीएनए के पास स्वयं रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए, पहली चीज, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखिए, सबसे पहले हमको जरूरत किन की चीजों की पड़ती है कि जब आप एक डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म से बाहर आइसोलेट करेंगे और आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट को ही आपको कटिंग करनी है, तो उनके लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम डीएनए को दोनों ही चीजों में, हम डीएनए को आइसोलेट करके स्पेसिफिक सेगमेंट को निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमको जरूरत पड़ेगी एंजाइम्स की। ये मैं आपको केवल एक ही एंजाइम्स के बारे में बताया हूं अभी फिलहाल, जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह रहे हैं। दूसरी चीज आप समझने की कोशिश करिए कि जब आप दूसरे ऑर्गेनिज्म से किसी नए ऑर्गेनिजम्स में आप डीएनए को इंसर्ट करेंगे तो वो डीएनए को कैरी करने के लिए, उस नए ऑर्गेनिज्म को कैरी करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जरूरत होगी ऐसे किसी मटेरियल की या कुछ ऐसे नए चीज की जो उस डीएनए को कैरी कर सके। जैसे कि आप कहीं जाना चाहेंगे तो आप गाड़ी की मदद से, आप व्हीकल की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, लेकिन जीन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो कहलाता है क्लोनिंग वेक्टर।
तो वेक्टर का काम क्या है, ये वाहक है कि एक जगह से दूसरे जगह तक वो आपका डिजायर्ड डीएनए को कैरी करेगा ताकि वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जा सके। ठीक, तो आपको मैं बता दूं वेक्टर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारे साइट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस जगह पे कटिंग करेगा जहां पे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहां पे कट करेगा जहां पे वो उन साइट्स को पहचानता हो। उनको हम लोग रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, थोड़ा बहुत आपको पहले भी पता होगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैं दोनों ही चीजों में यूज करूंगा, डीएनए आइसोलेट करके उसको कटिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे को पूरा सेगमेंट नहीं, पूरा डीएनए नहीं चाहिए, मेरे को उस डीएनए का एक सेगमेंट चाहिए जो मेरे लिए उपयोगी, मैं बोल सकता हूँ उसी को अपन लोग जीन बोलते हैं। और हमको एक ऐसा वाहक चाहिए जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जा सके, ये भी बात हो गई। अच्छा, ये मोस्टली डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है वेक्टर, ये भी आपको बता देता हूँ, ये भी जेनेटिक मटेरियल ही होता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में प्रेजेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, तो वही एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग मोस्टली जो यूज करते हैं वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड यूज करते हैं, ये आपको पता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। और इन प्लाज्मिड में जो प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे ऐसे साइट्स जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर सके। इसका मतलब इसकी कटिंग होने के बाद ये टारगेट डीएनए आकर के इस पे चिपक जाएगा। ठीक, तो हम लोग इस डीएनए को इस डीएनए के साथ चिपकाने के लिए या सील करने के लिए हमको अगेन दूसरे एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको अपन बोलेंगे डीएनए लाइगेज। तो आप देख सकते हैं कि आपको एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ रही है आप डीएनए को जब मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो आपके पास एक ऐसा हाइब्रिड आया जिसमें आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया और उस डीएनए में इंसर्ट कर दिया, जिस अभी फिलहाल वेक्टर में इंसर्ट कर दिया है। इनको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सोचिए अगर ये इंसर्ट नहीं हुआ, ये ऐसे का ऐसा ही रहा ये प्लाज्मिड, तो ये क्या होगा, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हम अब इस क्लोनिंग वेक्टर को होस्ट डीएनए में इंसर्ट कर देंगे, है ना, होस्ट डीएनए में इंसर्ट कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ recombinant DNA into host cell। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, किस तरह से किया, इन सब एंजाइम्स की वेक्टर की मदद से, टारगेट डीएनए की मदद से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अब ये वेक्टर कैरी करेगा और इस होस्ट में वो इंसर्ट कर देगा, किसको, इस डीएनए को। हमने क्या किया, हम लोगों ने इस होस्ट डीएनए में वेक्टर को इंसर्ट कर दिया, क्योंकि बैक्टीरियल प्लाज्मिड सबसे इजी, बैक्टीरिया में मस्त रेप्लिकेशन करेंगे। और आपको पता होना चाहिए प्लाज्मिड के बारे में कि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है। इस कारण से रिकॉम्बिनेंट जो मैं यहां बात किया था, इसके पास ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग यूनिट होना चाहिए। ऑटोनोमस मतलब स्वयं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट प्रेजेंट होना चाहिए और बाहर का डीएनए प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो इस स्टेप के बारे में बात कर रहा हूं, क्या कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम लोग होस्ट डीएनए में ट्रांसफर करेंगे ताकि वह रेप्लिकेट कर सके। अल्टीमेटली डीएनए क्लोनिंग में करना क्या है, हमको इस डीएनए का, इस जो डिजायर्ड डीएनए यहां पे लिख सकते हो, डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड कैरेक्टर डीएनए जो है, इसको आपको रेप्लिकेट करना है। आपको इसके बहुत सारे कॉपीज बनाने हैं, तभी तो आप बोलोगे कि मैं डीएनए क्लोनिंग कर रहा हूं। ठीक, तो आपने उसको होस्ट में इंसर्ट कर दिया। अब इसको इस सेल्स की आवश्यकता क्यों पड़ी,
ये खुद रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन उसके पास वो प्रोटीन्स कहां पे आएंगे, कहां से आएंगे, जो रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। आपको सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स चाहिए। ये रेप्लिकेशन तो कर सकता है, लेकिन बाकी पूरे प्रोटीन्स या एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करने के, रेप्लिकेशन में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कहां से आएंगे, वो आएंगे आपके इन बैक्टीरियल सेल से। अब दूसरी चीज आप ध्यान पर रखिए कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंट होकर रेप्लिकेट करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर है होस्ट सेल्स में, ताकि वो अच्छे से रेप्लिकेट कर सके, उसकी रेप्लिकेशन हो सके, लेकिन वो बैक्टीरियल जीनोम से इंडिपेंडेंट होकर के रेप्लिकेशन करेगा। आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उनको प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, वो एंजाइम्स चाहिए होते थे जिससे वह रेप्लिकेशन कर सके। यह एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 2 स्टेप और देखते हैं कि उसमें किस तरह से आगे सेल्स कहलाएंगे। देखिए, आप देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को बताना भूल गया कि जिसमें यह रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप जिसमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप जी बैक्टीरियल सेल में सक्सेसफुल हो जाएंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो रेप्लिकेशन कर सके, तो उन सेल्स को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और जिसमें ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे वह कहलाएंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। इस चीज को आप ध्यान पे रखे रहेंगे। ठीक, अब हमारे पास 2 स्थिति निर्मित होती है। हो सकता है कि ये इंसर्शन पॉसिबल ना हो, कि ये टारगेट डीएनए इस वेक्टर डीएनए के साथ कंबाइन ना हो, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कुछ रिकॉम्बाइन हो गए, कुछ रिकॉम्बिनेंट बनाए, कुछ नहीं बनाए, ये भी हो सकता है। अब हमको तो पता नहीं, हम तो पूरे के पूरे हम इसको इंसर्ट करेंगे, तो हो सकता है अब ये तो रेप्लिकेट करेगा। जहां पे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो गया, मान के चलो ये रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ, तो वो भी रेप्लिकेट करेगा। और क्या जरूरत पड़ेगी हम लोगों को कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है वो भी रेप्लिकेट करेगा। तो अब हमारे पास 2 स्थिति निर्मित हो गई। हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोगों के पास कौन सा है जो सेल है, जो कौन से सेल्स हैं बैक्टीरियल सेल्स के, ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो। समझ पा रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जब आपने इसको इंसर्ट किया तो आपके पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर बने। हो सकता है कि हर वेक्टर, ये तो मैं केवल एक ही लिया हूं ना, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, है ना, हर वेक्टर जाकर के रिकॉम्बिनेंट ना बनाए। अब इस पूरे जो हमने तो क्या सोचा कि हमने इंसर्ट कर दिया, हो सकता है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों ही उसमें प्रेजेंट हो सकता है कि पूरा रिकॉम्बिनेंट हो जाए, लेकिन संभावनाएं कम होती है ना। अब इस पूरे मिक्सचर को आपने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बैक्टीरियल सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले भी रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि ये ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग यूनिट है। हो सकता है कि ये भी रेप्लिकेट करे, और कुछ एक और स्थिति हो सकती है कि उसमें ऐसे सेल जिसमें ये वेक्टर्स गए नहीं हो, ये भी हो सकता है। ठीक, तो अब हमारे पास कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई कि हम कैसे पहचाने कि ये सेल्स जो है किस सेल्स के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के पास हमारा जो अगला स्टेप आता है, 3rd स्टेप, वो होता है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स, selection of
प्रोपोगेटिंग सेल क्लोन्स। तो ये वाला शब्द आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा, ये स्थिति निर्मित क्यों हुई। ठीक, चलो आपको डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरे पास जो मिक्सचर्स थे वो इस तरह से थे, जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, और एक ऐसा ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जिसमें केवल और केवल वेक्टर डीएनए प्रेजेंट था। मतलब ये रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ, है ना, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ। और एक ऐसा हुआ जिसमें वेक्टर डीएनए का इंसर्शन हुआ ही नहीं। तो ये मिक्सचर से मैंने सेलेक्ट किया एक स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। उसके बाद मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले सेल्स को सेलेक्ट किया। एक्चुअली ये सेल्स को किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं, हम लोग जनरली इन सेल्स को अगार प्लेट में प्लेट कर देते हैं और उन सेल्स और ऐसी कंडीशन बनाते हैं कि केवल और केवल यही वाले सेल्स ग्रो करें, रिकॉम्बिनेंट सेल्स ही ग्रो करें। जैसे कि आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक स्पेसिफिक मीडिया में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ करते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही ग्रोथ करेंगे। इनका फिर हम एम्प्लीफिकेशंस कराएंगे, इनको हम लोग सेल क्लोन्स बोलेंगे। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल क्लोन्स बोलेंगे। अब हमारा लास्ट स्टेप यह हुआ, आपको आइसोलेट करना पड़ेगा इन रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स को। तो आपके पास वो डिजायर्ड ट्रेट या डिजायर्ड डीएनए जो आपको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी है, वो आपके पास मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट हो जाएंगे और उसका इंसर्शन आप रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म में कर पाएंगे। उसमें भी आपको एक्सप्रेशन स्टडी करना है, तो एक्सप्रेशन में तो आप हमको मोटा मोटी इस पूरे चैप्टर में पूरे ही सीरीज में पढ़ना क्या है, हमको सबसे पहले पढ़ना है कुछ एंजाइम्स के बारे में जो डीएनए को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग डीएनए को मैनिपुलेट ही तो कर रहे हैं। ये एक वेक्टर डीएनए था, ये डीएनए था, इन दोनों को हम लोग एक साथ मर्ज करते तो डीएनए मैनिपुलेशन कहला रहा है। तो ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स है जो डीएनए मैनिपुलेशन में मदद करते हैं। उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो मोस्टली यूज किए गए। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। वेक्टर्स के बाद हम लोगों को पढ़ना होगा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रक्रिया किस तरह से करते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस किस तरह से करते हैं। अब आपके मन में एक बात सवाल हर होगी कि सर हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, है ना, सिलेक्शन करने के बाद हम एम्प्लीफिकेशन किस लिए कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझते जाएंगे और हमारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ यूट्यूब में लाइव भी जुड़ सकते हैं। जल्दी से मैं लाइव में भी अच्छे से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्लाइड्स के माध्यम से आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो अभी के लिए केवल इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम केवल हाइब्रिड डीएनए या डीएनए मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 में मैं एंजाइम्स कौन कौन से हैं इसको डील करने की तरफ जाऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।